अब ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं, पूरे के पूरे अवाम घरों में सिर्फ बैठ के कुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं, पुरअमन पीसफुल एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं। वो बाहर निकलेंगे, अपने घरों के सामने आके खड़े हो जाएंगे, कहीं ना जाएं, अपने घरों के सामने खड़े हो जाएं, अपनी गली में खड़े हो जाएं, अपने मोहल्ले में खड़े हो जाएं, और कारोबारी लोग अपनी अपनी दुकानें छोड़ के अपनी दुकानों के सामने खड़े हो जाएं। ना दफा 144 से लगेगी, ना कोई पुलिस आएगी, ना कोई रेंजर्स आएगी, ना कोई एफसी आएगी। आपने सिर्फ ये काम करना है, और ये कुछ भी नहीं कर सकते, और स्याह पट्टियां बांध सकते हैं आप, और स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज कर सकते हैं, बाहर निकल कर खड़े हो सकते हैं। ये काम आप करें, उससे फायदा ये होगा कि आलमी ज़राए अबलाग, आलमी मीडिया आपको कवर करेगा, आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचेगी और जाएगी, और वो सुनेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम इस जाली निज़ाम को कबूल नहीं कर रहे, और आपकी आवाज़ की अहमियत है। और इसीलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये आवाज़ें बुलंद करते रहते हैं, उनको दबाने के लिए आपको अंदाज़ा नहीं है कि पूरे के पूरे नए महकमे खड़े कर दिए गए हैं, और पूरे के पूरे नए शोबे खड़े कर दिए गए हैं कि इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमने काबू करना है। लेकिन जब ये निकलते हैं, जब ये बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर जाते हैं, ये वाइट हाउस के बाहर जाते हैं, ये मैनचेस्टर से निकलते हैं, बर्मिंघम से निकलते हैं, और कैलिफोर्निया में निकलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में निकलते हैं, तो वहाँ की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो इनको नोट करती हैं, वहाँ का मीडिया नोट करता है, और आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में फैलती है। इसलिए आपका एहतजाज में शरीक होना, पुरअमन एहतजाज का शरीक होना, आपकी आवाज़ बुलंद करना, ये मैटर करता है, और उसकी एक कीमत है। उसकी कीमत हो सकता है आपको फौरी तौर पर ना मिले, लेकिन उस आवाज़ की कीमत, इस स्ट्रगल की कीमत और इसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा, बेशक कुछ अरसे के बाद मिले। और ये जो आपके वोट की पर्ची की जो ताकत है, इससे बड़े-बड़े डिक्टेटर्स दुनिया के, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, बड़े-बड़े डिक्टेटर्स इससे घबराते हैं। वो सिर्फ एक चीज़ से डरते हैं, और वो है आप अवाम, आम आदमी, अवाम की आवाज़, इससे बहुत डरते हैं। इनसे बड़ों-बड़ों की हवा निकल जाती है। लिहाज़ा ये काम ज़रूर करें। उसके बाद, क्योंकि इमरान खान, आप ये जो कहते थे कि इमरान खान टूट गया, पार्टी टूट गई, फलाना गद्दार, फलाना गद्दार, फलाना गद्दार, ये जितने लोगों को सजाएं हुई हैं, इनके खिलाफ कितनी कैंपेन लॉन्च की गई, बयानिया बनाया गया कि ये भी गद्दार है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उन सब ने सजाएं सीने से लगा ली। 10-10 साल कहना आसान है, और 10-10 साल की सजाएं और 20-20 साल की सजाएं, जुर्माने, और अपनी सीटें कुर्बान कर दी, एमपीए की सीटें, एमएनए की सीटें, वजीरों के ओहदे, और अपने घर बार बच्चे सब, और उनमें से वकला भी हैं, सब हैं, वो उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन वो झूठ के सामने नहीं झुके, और उन्होंने झूठ को सच और सच को झूठ नहीं कहा। ये उनका कसूर है, और कुछ कसूर नहीं है। और वजह क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये फिस्तायत जो है, ये मुसल्लत क्यों की गई है? ये मुसल्लत इसलिए की गई है कि ये एहतजाज हो रहा है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ। क्यों उनके खिलाफ हो रहा है? हुकूमत तो शहबाज शरीफ एंड कंपनी की है, वजीर आजम तो शहबाज शरीफ है, वजीर आला मरियम साहिबा हैं, सदर जरदारी साहब हैं, और इसी तरीके से बाकी सूबों में चले जाएं। और लेकिन एहतजाज किसके खिलाफ हो रहा है? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ। क्यों हो रहा है? उन्होंने मार्शल का भी ऐलान नहीं किया हुआ, मार्शल भी नहीं लगाया हुआ। तो ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को खुद सोचना है कि इस सारे जाली निज़ाम को खड़ा करके उन्होंने अपने लिए क्या नेक नामी कमाई, और अपने इदारे के लिए क्या नेक नामी कमाई। ये इसलिए हो रहा है कि फिस्तायत जो मुसल्लत है, जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि एक बात ज़हन में रखिएगा कि यजीद और शमर, उनके पास ओहदा भी था, उनके पास इख्तियार भी था, उनके पास ताकत भी थी, उनके पास सब कुछ था, सब कुछ था, और दौलत भी थी बेशुमार। लेकिन एक चीज़ अल्लाह ताला ने उनको नहीं दी, और वो थी इज्जत।
عزت ان کو نہیں مل سکی. سب کچھ مل گیا, سب کچھ انہوں نے حاصل کر لیا, عزت نہیں ملی. عزت اس لیے نہیں ملی کہ وہ ظلم کرتے تھے, وہ ظالم تھے, اور انہوں نے ظلم عظیم کیا, جس کی وجہ سے ان کو عزت کبھی نہیں ملی. اس لیے یہ جو کرائٹیریا ہے نا, اللہ تعالیٰ اقتدار, اختیار, عہدہ دے کر بھی آزماتا ہے اور چھین کر بھی آزماتا ہے. جیل میں بیٹھے قیدی کو اللہ تعالیٰ عزت سے مالا مال کر دیتا ہے, اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے بڑے بڑے تگڑے ترم خان لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. اس لیے ذلت اور عزت جو ہے, اور یہ منصب معیار نہیں ہے, عہدہ, اقتدار, اختیار معیار نہیں ہے. معیار ہے آپ کا کردار, کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو لہٰذا اس بات پہ ذرا رہیے گا. یہ سب عہدے آنے جانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دولت, اقتدار, اختیار, عزت, اولاد, یہ آزمائش کے لیے, زر زمین آزمائش, انسان دے کے, اللہ تعالیٰ دے کے بھی اور چھین کر بھی یہ آزمائش لیتا ہے انسان. تو اس لیے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کے لیے اس لیے یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ اس ظلم اور فسطائیت کے نظام کو انہوں نے کھڑا کیا ہے, اور اس ظلم اور فسطائیت کے نظام کو وہ مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے ان کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے. اور اسی لیے انہوں نے عہدہ تو لے لیا, کیونکہ جاوید لطیف صاحب نے بتا دیا کہ یہ تو نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے ان کو عہدہ یہ دیا ہے, اور اب وہ اس نواز شریف صاحب کے اس احسان تلے وہ اس طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس سے باہر نکل نہیں سکتے یا نکلنا نہیں چاہتے. چاہیں تو نکل سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن نکل نہیں سکتے, نکلنا نہیں چاہتے. اور اسی لیے ایک خاندان کی غلامی کے لیے وہ سب کچھ انہوں نے, پورا پاکستان جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا, ایک خاندان کی غلامی کے لیے اور ایک عہدے کے لیے. کیونکہ اب باری ہے, کیونکہ آگے اگلی باری ہے. پہلے عہدہ لیا اور اس کے بعد پھر ایکسٹینشن کا قانون منظور کروایا. اب ایکسٹینشن کا مسئلہ آ گیا ہے. اب ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا ہے تو پھر حالات و واقعات بگڑ رہے ہیں, اور وہ اس سے آگے جانا چاہتے ہیں مزید 2 سال, کیونکہ نوٹیفیکیشن ضروری ہے. یہ 3 سال کا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ تو پورا ہو رہا ہے نومبر میں, اور اگلا نوٹیفیکیشن ضروری ہے 2 سال کا. اب پھر آ گئے ہیں جناب میدان میں بھائی لوگ, ہمارے دانشور آ گئے ہیں, ہمارے سرکاری لوگ آ گئے ہیں, اور اس میں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں, وہ کردار کے عظیم انسان ہیں کردار کے اعتبار سے, اور ان کی اب شروع کر دی گئی ہے امیج بلڈنگ, دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہے. اور مریم صاحبہ, کیونکہ یہ سارا کا سارا جو شرمناک کام ہے یہ خاندانوں کے اندر ہو رہا ہے. اے خاندان, بی خاندان, سی خاندان, ان خاندانوں کے اندر ہو رہا ہے. یہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک آئینی, قانونی, جمہوری طریقے سے ایک جو ریاست ہوتی ہے اس طریقے سے نہیں چلایا جا رہا. یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے خاندان کے لوگ, ایک خاندان اور 2 خاندان بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور آپس میں طے کرتے ہیں, آپس میں مکمکا کرتے ہیں, اور پھر کچھ دانشوروں کو ساتھ ملاتے ہیں کہ جناب شروع ہو جائیں. تو آج کل نواز شریف صاحب کی امیج بلڈنگ دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے عظیم الشان انسان ہیں, اور وہی ہیں جو اس ملک کو نکال سکتے ہیں, اور وہی ہیں, ان کے دماغ میں وہ کہتے ہیں ایک روڈ میپ ہے پاکستان کا. میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے دماغ میں ایک روڈ میپ ہے پاکستان کا. تو نواز شریف صاحب کے دماغ میں کون سا روڈ میپ ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز جو کیا وہ کیا تھا 1976 سے, 1976 اور 1976 اور 77 سے, یہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا, اور انہوں نے ایئر مارشل اصغر خان کی جماعت جوائن کی تھی, اور اس وقت DGISI تھے لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی. وہ DGISI تھے, ISI کے سربراہ تھے لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی. وہاں سے انہوں نے کیا تھا اپنی سیاست کا آغاز, اور اس کی بنیاد بھی انتقام تھی. کیسے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے
वो उनका एक सोशलिस्ट निज़ाम, उन्होंने तमाम बड़े-बड़े कारखाने नेशनलाइज़ कर दिए थे, कौमी तहवील में ले लिए थे। तो इनकी जो कारखाने थे वो भी आ गए कौमी तहवील में। तो गवर्नर जनरल गुलाम जलानी जो उस वक़्त लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो डीजीआईएसआई थे। तो नवाज़ शरीफ साहब उनके पास आते जाते थे और अपने गिले-शिकवे वहाँ बयान करते होते थे। तो उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब 79-80 में 1980-81 में गवर्नर फिर मार्शल लॉ लग गया। गवर्नर गुलाम जलानी जो हैं, वो गवर्नर पंजाब बन गए और गालिबन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, वही थे और डीजीआईएसआई के ओहदे से वो इधर आ गए और उसके बाद नवाज शरीफ साहब पहले सूबे के वो बने एक्साइज मिनिस्टर बने नवाज शरीफ साहब और उसके बाद फिर उनको दिया गया, मियाँ शरीफ साहब गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, तो इनको ख़जाने के मामलात बहुत अच्छे आते हैं, लिहाजा इनको आप वज़ीर ख़जाना बना दें। तो गवर्नर गुलाम जलानी साहब ने उनको वज़ीर ख़जाना भी बना दिया। वज़ीर ख़जाना और एक्साइज़, यहाँ से सफ़र शुरू होता है 1980 से और 80 से लेकर आज आ गया 2025, 45 साल हो गए। तो हमारे दानिश्वर बुजुर्ग कहते हैं कि नवाज शरीफ के दिमाग में एक रोड मैप है पाकिस्तान का। तो 45 साल से वो रोड मैप दिमाग में इतना घुसा हुआ है कि पाकिस्तान इन 45 सालों में करप्शन इंतहा की, परमट प्लॉट पैसा, ये सहाफ़ियों को भी, ये सियासी लोटागिरी को भी, ये सब कुछ, ये कल्चर यहाँ से फ़रोग पाया, परमट प्लॉट पैसे का और एयर टिकट्स का, ये सारे यहाँ से फ़रोग पाए हैं और ये सारी ब्राइब जो है यहाँ से शुरू हुई। इस 1985 से बाकायदा शुरू हुई और उससे पहले वो 5 साल वो मार्शल लॉ का दौर था। मार्शल लॉ तो 88 तक चलता रहा। तो ये यहाँ तक मामला चलता रहा। तो 45 साल थे जो शख्स, और इन 45 सालों में उन्होंने एक काम ज़रूर किया कि जिसने उसको ओहदे पर बिठाया, उसको उन्होंने डसा है, उसी को उन्होंने डसा है। ना उन्होंने सदर इसाक खान से, ना ज़िया साहब से वफ़ा की, क्योंकि ज़िया साहब से वफ़ा करते तो उनके बेटों को वो इज़्ज़त एहतराम दे देते, एजाज़ुल हक को, अनवारुल हक को, लेकिन कोई इज़्ज़त एहतराम उनको नहीं मिला। ठीक है जी, उनको छोड़ गए क्योंकि ज़िया साहब गए और उसके बाद सारी चीज़ें समेटी। फिर उनको बनाया, आईजीआई बना के दी गई, उन्होंने आईजीआई को मारा ठुड्डा और सारा समेट लिया। मोहम्मद खान जुनेजो साहब से उन्होंने वफ़ा नहीं की, सदर इसाक खान से उन्होंने वफ़ा नहीं की, सदर लगारी से वफ़ा नहीं की और उसके बाद मुशर्रफ साहब से वफ़ा नहीं की। फिर आ गए जजिस में, जजिस के साथ भी उन्होंने यही काम किया और जर्नलिस्टों के साथ भी उन्होंने यही काम किया। तो उनकी जो सरिश्त में वो है ही नहीं। उनकी सरिश्त में सिर्फ या तो आप गुलाम बन के रहें उनके, और गुलाम बन के नहीं रहना तो फिर आप उनके इंतकाम का निशाना बने। ये है उनकी सियासत और ये है उनका सियासत का विजन। बाकी वो सरेआम कहते हैं जी हम खाते हैं और लगाते हैं, खाते हैं तो लगाते भी हैं और लगाते हैं तो खिलाते भी हैं, खुद भी खाएं सबको खिलाएं। ये है विजन और इस विजन के साथ अब ये दोबारा से उनकी इमेज बिल्डिंग शुरू हो गई है और इमेज बिल्डिंग करके उनको आगे लाना चाहते हैं और ये लड़ाई चली हुई है, एक्सटेंशन लटकी हुई है और नोटिफिकेशन फंसा हुआ है। तो ये आगे जाके फिर हम आपको बताएंगे क्योंकि 30 मिनट हो गए हैं और इंशाल्लाह अगली नशिस्त में किसी वक्त बताएंगे कि क्या शराइत हैं इनकी, बाकायदा टर्म एंड कंडीशंस हैं ना, वो तो नवाज शरीफ साहब का तो असूल है। वो कहते हैं एक हाथ पहले आपको मिलेगा तब जब आप मेरे साथ करेंगे, कमिटमेंट करेंगे। अब चूंकि उनके साथ मरीम साहिबा भी हैं, यक न शुद्ध दो शुद्ध, तो लिहाजा अब बड़ी वो अच्छी तरह जकड़ के वो किसी को कुछ देते हैं, चारों तरफ से पहले जकड़ते हैं, जकड़ने के बाद कुछ देते हैं, वैसे नहीं देते। और अगर उनसे कोई ना ले तो फिर वो कहते हैं ये हमारा है ही नहीं। लिहाजा फिल वक्त इतना ही। तो आप जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी निकलेंगे आज दुनिया भर में, इसी तरीके से 5 अगस्त को पाकिस्तानियों की बारी है पाकिस्तान में। तो एहतजाज कर पुरअमन तौर पर आवाज़ बुलंद करें जुल्म के खिलाफ। याद